बहुत लोगों के मन में यह सवाल चलता है कि झारखंड हिस्ट्री समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम आप लोग को बता दें कि झारखंड का हिस्ट्री समझना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पे जो भी वीडियो चाहे तो हिस्ट्री से रिलेटेड की बात हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड बात हो, चाहे तो आने वाले पॉलिटी से रिलेटेड बात हो, अर्थ शास्त्र की बात हो, सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे। अगर आप सारी के सारी इस वीडियो को देख लेते हैं, जो भाई इस चैनल के वीडियो को देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कि सरल भाषा में आप लोग को समझाएं, लेकिन फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी के बारे में। झारखंड में नागवंशियों का क्या प्रभाव था, क्या दबदबा था, इन्होंने किन किन क्षेत्रों को आधिपत्य किए थे, कौन कौन ऐसे नागवंशी शासक के अंतर्गत आए हुए थे। इससे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, जो कि हम आप लोग को बताए थे मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति का आगमन जो सर्वप्रथम हुआ था, पहले हुआ था, वह छोटा नागपुर में हुआ था। सबसे पहले उन लोग रहते थे वो मध्य भारत में रहते थे, और मध्य भारत के बाद उन लोग का अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में उन लोग का आगमन छोटा नागपुर में हुआ था। आर्यों के आने के बाद मुंडा जनजाति का आगमन हुआ था। इसमें से एक जिनका नाम था ऋषा मुंडा, उन्होंने छोटा नागपुर को एक राज्य की स्थापना करने का सोचा। ऋषा मुंडा ने एक राज्य की स्थापना करने में भी सफल रहे। मुंडाओं का शासक उन्होंने बनाया जिसका नाम था सुतिया पाहन, और सुतिया पाहन के नाम से एक राज्य का नाम रखा जिसका नाम था सुतिया नागखंड। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे नागवंशी के बारे में। हम आपको मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए, चूँकि हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस के फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नागवंशी शासक कौन कौन से थे और किन के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नागवंशी में पहले आते हैं फनी मुकुट राय। दूसरे नंबर के आते हैं प्रताप राय। तीसरे नंबर के आते हैं मुकुंद और सुंदर राय। चौथे नंबर के जो आते हैं वो आते हैं भीमकर्ण। हम आप लोग को इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में मुंडा जनजाति के बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ एक राज्य से संबंध यहाँ भी है। वहाँ राज्य का जो निर्माण किया गया, नवनिर्मित राज्य जो बना, उनका नाम था सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड अर्थात फनी मुकुट राय का संबंध मुंडाओं से था। मुंडाओं से इस प्रकार से था, कैसे था? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये अलग वंश से थे और मुंडा अलग वंश से थे, तो फनी मुकुट राय का संबंध मुंडाओं से कैसे था? तो फनी मुकुट का जो लालन पालन किए थे वो मुंडा जनजाति किए थे। लालन पालन मुंडा जनजाति किए हुए थे। लालन पालन जो मुंडा जनजाति किए हुए थे। अब इस जो मुंडाओं जनजाति का जो ये राज्य था, जिस पे शासन था, सुतिया पाहन नागखंड पे मुंडाओं जनजाति का शासन था, या सुतिया नागखंड को फनी मुकुट राय को हस्तांतरण कर दिए। फनी मुकुट राय को हस्तांतरण कर दिए, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि मुंडाओं ने अपना राज्य को का हस्तांतरण नागवंशियों को कर दिए। चीज़ों को आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि फनी मुकुट राय कौन थे। तो पहले पूछा जाए फनी मुकुट राय कौन थे, तो फनी मुकुट राय नागवंशी के प्रथम शासक थे या एक शक्तिशाली शासक थे। इनका जो लालन पालन किया वो मुंडाओं ने किया। मुंडाओं ने इनको एक राज्य भी दिया, सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड जो दिया वह फनी मुकुट राय को दिया। इसके बारे में अब फनी मुकुट राय को सुतिया नागखंड दिया। ये एक अलग शासक थे, तो इन्होंने और अनेक क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाया, अपना प्रभाव दिखाया।
और दूसरे क्षेत्रों को अपने कब्जा में लिया। तो वे कौन कौन क्षेत्र थे? तो वो जो क्षेत्र थे आप लोग नोट कर दीजिएगा दोस्तों। वो जो क्षेत्र था वो था रामगढ़, पलानी, तमाड़, वरवा, रामगढ़, पलानी, तमाड़, वरवा, गोला, ये सारे जो आपको क्षेत्र मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, इस सारे क्षेत्रों पर आधिपत्य फनी मुकुट राय का था। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि फनी मुकुट राय जिस समय शासन झारखंड में उनका था, उस समय बहुत ऐसे जनजाति थे जो हमारे झारखंड में प्रवेश हुए। बहुत ऐसे जनजाति हमारे झारखंड में आए। तो कौन कौन ऐसे जाति थे? जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, केवट या दुसाथ। ये सारे आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मण, राजपूत, कुम्हार, नाई, धोबी, कोयरी, कुर्मी, केवट, दुसाध, ये सारे जो जाति थे वे कब आए? तो फनी मुकुट राय का जिस समय झारखंड में शासन चल रहा था उस समय इन लोगों का प्रवेश हुआ। अब बता दें कि फनी मुकुट का राय जो था, इनकी जो राजधानी, जो अपनी राजधानी बनाए हुए थे, उनका राजधानी का नाम था सुतियाम्बे। अब ये सुतियाम्बे से रह करके यहीं से वे अपना शासन किया करते थे। सुतियाम्बे से शासन किया करते थे। इन्होंने जहाँ रहते थे, रांची के बगल का यह क्षेत्र है सुतियाम्बे, और यहाँ इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और यह सूर्य मंदिर अभी भी यहाँ है। आपको हम बता दें कि सूर्य मंदिर रांची से 40 किलोमीटर दूर एक बुंडू नामक स्थान है, वहाँ सूर्य मंदिर वहाँ अभी भी है। वहाँ 25 जनवरी 26 जनवरी को एक मेला भी लगता है। हम लोग विशाल मेला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ जो जनरल मेला लगता है, जहाँ जैसा कि आप जनरल मेला देखते होंगे जिसमें बहुत ऐसी आवश्यकता चीज़ें वस्तुएं मिल जाती है, यहाँ भी सूर्य मंदिर के पास भी 25 जनवरी और 26 जनवरी को यहाँ मेला लगता है। तो आप अगर जाना चाहें तो NH-33, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का सबसे बड़ा NH अर्थात नेशनल हाईवे की बात की जाती है तो NH-33 है। ये बरही से बहरागोड़ा को जाती है और बरही से बहरागोड़ा के बीच में रांची आती है, तो आप उसी रास्ते से जाइएगा। तो अगर आप जाना चाहें तो ये रांची से 40 किलोमीटर दूर बुंडू नामक जगह पे है। तो यहाँ मेला भी लगते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हम अगर शॉर्ट में बोलें तो ये है कि फनी मुकुट राय के द्वारा जो बनाया गया यह मंदिर सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर अभी भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ अभी भी यहाँ उपस्थित है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि NH जो 33 है, बरही से बहरागोड़ा को जाती है, वह झारखंड की सबसे बड़ी NH है। आप तो मानते हैं, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि NH-33 की कुल लंबाई कितनी है। आइए अब हम आपको बता चुके हैं फनी मुकुट राय के बारे में। फनी मुकुट राय कौन थे? शक्तिशाली शासक थे। इनका लालन पालन मुंडाओं ने किया। सुतिया पाहन नागखंड अगर पहले देखा जाए तो मुंडाओं का राज्य था, लेकिन मुंडाओं ने फनी मुकुट को सुतिया नागखंड राज्य हस्तांतरण कर दिए। उसके बाद इन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। रामगढ़, पलानी, तमाड़, वरवा, गोला जैसे क्षेत्रों को अपने अंडर में लिया, अपने कब्जा में लिया। इन्होंने अपना जो राजधानी बनाया वह सुतियाम्बे को बनाया। सुतियाम्बे को यहीं से वो शासन करते थे और इसी जगह पे एक मंदिर का निर्माण कराए जिस मंदिर का नाम था सूर्य मंदिर। यहाँ बहुत इसके शासन इन्हीं के शासन काल में बहुत ऐसे जो जाति थे वो झारखंड में प्रवेश हुए। कौन कौन जाति थे जो झारखंड में प्रवेश हुए? तो वो जाति थे आपको जैसा कि हम बताएं कि ब्राह्मण, राजपूत, धोबी, कुम्हार, नाई, कोयरी, कुर्मी, केवट और दुसाथ। ये सारे जो थे आप
इसी में से बहुत सारे पॉइंट हम आपको बात बात में बता दिए। इसमें से आप चीज़ों को, वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रताप राय कौन थे। आप फनी मुकुट राय के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन कर दिए, चीज़ें आपको समझ आ गई होगा। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चीज़ों को अपने लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखते हैं कि प्रताप राय कौन थे। प्रताप राय कौन थे? तो प्रताप राय अगर नागवंशियों के शासक में अगर गिना जाए, नागवंशियों के अगर क्रम में गिना जाए तो ये चौथे नंबर के शासक थे। चौथे नंबर के शासक थे। इन्होंने अपना पहले जो राजधानी थी सुतियांबे थी, इन्होंने अपना राजधानी को चेंज कर दिए। जब इनका शासन आया तो इस राजधानी को इन्होंने चेंज किया। इन्होंने राजधानी को चुटिया के नाम से विकसित किया। चुटिया अर्थात सुतियांबे जैसे राजधानी को चेंज किए और इनका नाम चुटिया रख दिए। चुटिया रख दिए। अब ये चुटिया कहाँ पड़ता है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक स्थान है, उस स्थान का नाम इन्होंने चुटिया रखा। तो ये कितने नंबर के नागवंशी थे? तो चौथे नंबर के नागवंशी शासक थे। इन्होंने राजधानी को चेंज किया और ये चुटिया राजधानी। अब ये कब किए? जिस समय देश में गुप्त साम्राज्य की स्थापना का पृष्ठीकरण हो रहा था, जिस समय पूरे देश में गुप्त साम्राज्य स्थापना की पृष्ठीकरण हो रहा था, उस समय हमारे राज्य में प्रताप राय का शासन चल रहा था। और प्रताप राय का शासन जब चल रहा था उस समय चौथे नंबर के वो शासक थे, राजधानी चुटिया थी। एक चीज यहाँ छूट गया दोस्तों कि फनी मुकुट राय का जब शासन चल रहा था तो इसमें 66 परगने थे। 66 परगने थे। 66 परगने थे। तो आपको हम बता दिए कि प्रताप राय के बारे में, फनी मुकुट राय के बारे में। अब एक चीजें नोट कर लीजिएगा, 66 परगने थे फनी मुकुट राय का जिसमें शासन चल रहा था। तो प्रताप राय के बारे में चीजें आपको इतनी ही पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मुकुंद और सुंदर राय कौन थे। मुकुंद और सुंदर राय कौन थे? तो मुकुंद और सुंदर राय कब आते हैं? जिस समय गौड़ शासक शशांक का जब शासन कल चल रहा था तो उस समय, जिस समय गौड़ शासक शशांक का शासनकाल चल रहा था, तो कब चल रहा था पूछा जाए तो 602 ईस्वी से 625 ईस्वी के बीच चल रहा था। जब गौड़ शासक शशांक का शासन चल रहा था उस समय झारखंड में मुकुंद और सुंदर राय का शासन चल रहा था। अब पूछा जा सकता है कि ठीक है, सुंदर राय का जब शासन चल रहा था तो सुंदर राय नागवंशी के कितने नंबर के शासक थे? तो आपको याद रखना है सुंदर राय 13वें नंबर के शासक थे और मुकुंद जो थे वो 14वें नंबर के शासक थे। मुकुंद जो थे वे 14वें नंबर के शासक थे। तो इतना ही चीजें मुकुंद के बारे में पढ़ना है और सुंदर राय के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं कि भीमकर्ण कौन थे। इसके बाद जो एक नागवंशी शासक आते हैं जिनका नाम होता है वह भीमकर्ण। इन्होंने भीमकर्ण जो है वो सुरगुजा रक्सेल के शासक को पराजित करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं भीमकर्ण के बारे में। भीमकर्ण कौन थे? भीमकर्ण का आगमन कब हुआ? सुंदर राय और मुकुंद के पतन के बाद भीमकर्ण का आगमन हुआ। भीमकर्ण के साथ भीमकर्ण का एक युद्ध हुआ था, वो था बारहवें का युद्ध। इन्होंने सुरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित किए थे।
रक्सेल शासक को पराजित किए थे। देखिए भीमकर्ण जब आए तो वहां 12वें का युद्ध उन्होंने किया और 12वें के युद्ध में सुरगुजा के रक्सेल शासक को इन्होंने पराजित की। सुरगुजा के थे जिनका नाम रक्सेल शासक था, रक्सेल शासक को इन्होंने पराजित किया और इसी समय उन्होंने 2 क्षेत्रों को अपने अंदर किया, जिस क्षेत्र का नाम था टोरी और परवा। टोरी और परवा इन दोनों जो क्षेत्रों को अपने अंडर में किए, जो कि यह पलामू का क्षेत्र था। टोरी और परवा जो था वह पलामू का क्षेत्र था। उसी समय अपना जो भीमकर्ण जो थे वे अपना राजधानी खुखरा स्थानांतरण कर लिए। खुखरा लेते चले गए, खुखरा लेते चले गए। अब ये खुखरा क्यों लेते चले गए, इसके पीछे कारण ये था कि तुर्क आक्रमणियों का मार्ग जो था वह चुटिया था। अब ये चीजें आपको नहीं समझ आया, जैसे कि फनी मुकुट जब राय था उनकी राजधानी जो थी वो सुतियांबे थी। फिर जब आते हैं प्रताप राय तो उनकी जो राजधानी होती है वह चुटिया होती है। चुटिया लेते चले गए। अब चुटिया के बाद ये होता है खुखरा लेते चले गए। खुखरा कौन लेते गए, तो भीमकर्ण। अब खुखरा क्यों लेते गए, तो इसका पीछे कारण ये था, खुखरा ले जाने के पीछे कारण ये था कि तुर्क आक्रमणियों का मार्ग जो था, जो तुर्क आक्रमणियों का जो मार्ग था वह चुटिया का मार्ग था और आक्रमणियों का मार्ग था। तो हो सकता है चुटिया पे तुर्क जो आक्रमणी थे वह चुटिया पे कभी भी आक्रमण कर सकते थे। इसी के कारण वो चुटिया से अपना राजधानी को चेंज करके खुखरा लेते गए। तो भीमकर्ण के पीछे आपको इतना ही जानकारी याद रखनी है। तो हम आपको बता चुके हैं कि फनी मुकुट राय कौन थे, प्रताप राय कौन थे, इनकी राजधानी भी चेंज हुई, कौन थे, कितने नंबर के शासक थे, मुकुंद कौन थे, सुंदर राय कौन थे, भीमकर्ण कौन थे। आपको हम एक चीज और नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल समाप्ति के पर हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में प्राचीन काल, ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है और प्राचीन काल के अंत में मानभूम के क्षेत्रों में और हजारीबाग के क्षेत्रों में मान शासकों का शासन था। मान शासकों का शासन था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आप चीज़ों को रोक कर, वीडियो को रोक के लिखिएगा कि किसकी राजधानी कहाँ थी, क्या थी, चेंज कैसे हुआ, कितने नंबर के शासक थे, उनका प्रभाव क्या था।